Associate sponsor, Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner, Shaktivardhak Seed, Venue Partner, Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner, Aaj Samaj, Digital Partner, IndiaNewsHaryana.com. और चलिए बढ़ते अपने अगले सत्र की ओर। और इस सत्र में हम बात करेंगे शहर की सरकार की, क्योंकि शहर की सरकार के गठन के बाद क्या रोड मैप तैयार हो रहा है हिसार के विकास के लिए। शहर की सरकार की बात इसलिए भी होगी क्योंकि मूलभूत सुविधाएं कितनी लोगों को मिल पा रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं, कैसे उनका समाधान किया जा रहा है, या हम उस दिशा में और आगे कदम बढ़ा रही हैं। और इस सत्र में हमारे साथ खास मेहमान होंगे हिसार के मेयर गौतम सरदाना। गौतम सरदाना जी, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ सरदाना साहब का स्वागत करिए। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे लाल बहादुर कोवाल। लाल बहादुर जी, आपका स्वागत है, मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए लाल बहादुर जी का। साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे राजेंद्र सोखी। राजेंद्र जी, आपसे मंच पर आग्रह करूंगा, मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ राजेंद्र सोखी जी का स्वागत करिए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता तिवारी, और समझने की कोशिश करेंगे इस सत्र में शहर की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और जनता को कितना फायदा शहर की सरकार का मिल रहा है, योजनाओं का पहुंच पा रहा है। ममता, ओवर टू यू। धन्यवाद पराग। जैसे पराग ने पहले ही बताया है कि स्थानीय मुद्दे हिसार के क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में, क्योंकि जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ यहाँ पर है वो स्थानीय नेता हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया है और आगे उनका क्या कुछ फ्यूचर प्लान है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो नए मेयर बने हुए हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी से अगर मैं बात करूँ तो गौतम सरदाना जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है। कांग्रेस नेता लाल बहादुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अगर बात मैं आप नेता की करूं तो राजेंद्र सोरखी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले नए मेयर से ही बात कर लेती हूँ। गौतम जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। क्या है, क्या रोल लेकर आई हैं, क्या मोटिव लेकर आई हैं, आगे किस तरीके से आप हिसार में काम करेंगे, क्या रहेगा यहाँ के लिए खास आपके आने से? देखिए, हिसार नगर निगम 2012-13 में बना था और यहाँ पर जो है हिसार शहर की मुख्य जो समस्याएं जाम की हैं, जो हिसार में जाम लगता है, इस पर हमारी जो हाउस की पहली मीटिंग में ही हमने एलिवेटेड रोड पास किया था, जिस पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया और आज वो कार्य आप देखते हैं, डिप्टी सीएम साहब भी इस कार्य में लगे हुए हैं और इसकी डीपीआर बनकर भी तैयार हो गई है। लगभग ये 8 से 9 किलोमीटर का जो है एलिवेटेड पुल बनेगा और जिससे जाम की निजात मिलेगी। और हमारी ही कार्यकाल में आप देख रहे हैं कि सेक्टर 16-17 का पुल बनकर तैयार हुआ, डाबड़ा चौक पुल का दोहरीकरण हुआ, सूर्यानगर पुल का सेक्टर 1-4 से और पुराने शहर से जोड़ने का कार्य अभी चल रहा है, कैमरी रोड के पुल का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। शहर को फाटक रहित करने का कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं। और हमारे शहर में पशुओं की समस्या हमारे हिसार शहर में नहीं, पूरे देश की समस्या है ये, लेकिन मैं हिसार शहर की अचीवमेंट मानूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें धन्यवाद करूंगा कि हमें 50 एकड़ ज़मीन दी और इस पर गौशाला बनाने के लिए ग्रांट दी। आज वो बनकर तैयार हो चुकी है। 3000 से ज़्यादा वहाँ पशु हैं और निरंतर हमारी 2 नई गाड़ियाँ हमने खरीदी हैं और ये कार्य भी निरंतर हमारा डेली 50 पशु जो है शहर से उठाने का कार्य कर रहे हैं और इस पर भी हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें पूर्णतः सफलता इसमें मिलेगी। ये कार्य जोर शोर से चल रहा है और अनेक ऐसे कार्य हैं जो मैं गिनाने बैठूं तो लंबी लिस्ट है। हमारे कार्यकाल में हमारे शहर के बच्चे पढ़ सकें, लाइब्रेरियां बनाने का काम भी हमने किया है और ये भी पहली बार हुआ है। और हमारे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने नगर निगम की तरफ से 10 बसें चलाने का काम किया है। सिटी बस सर्विसेज उसका नाम है और ये बसें पूरे शहर में अलग अलग रूट पर चल रही हैं, जिसमें 5 रुपये नॉमिनल किराया रखा हुआ है और 5 रुपये से सफ़र करके एक शहर में एक कोने से दूसरे कोने में हमारे शहरवासी जा सकते हैं।
और है। और गिनाने लगूँ तो बहुत हाँ, लंबी बिल्कुल, लिस्ट बिल्कुल है। गिनाइए। रेडी फंड वालों के लिए जो जगह निश्चित करने का काम भी हम करने जा रहे हैं, और एक हमने जनता बाजार लगाने का कार्य किया है। और इसमें ये भी हरियाणा में हमारी एक ऐसी नगर निगम है जो कार्य कर रही है। शनिवार इतवार को शहर के ही हमारे जो फड़ वाले व्यक्ति अलग अलग हिसार के कोनों में फड़ लगाकर अपना व्यवसाय चला सके, हम उन्हें सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और शनिवार इतवार को आप देखेंगे शहर के हर कोने में, अलग अलग कोने में जनता बाजार लगता है, जिसपे रोजगार के नए अवसर युवा साथियों को मिल रहे हैं। और एक तो मैं जब इस बाजार में गया तो एक लड़का स्टूडेंट 5 दिन वो पढ़ाई करता है और 2 दिन उस बाजार में अपना काम करता है। उस काम करके उसकी फीस की भी पैसे जो निकल रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो नगर निगम का कार्य जो है इतना अच्छा जो है सराहा जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये जो काम आप बता रहे हैं ये जमीनी स्तर पर अगर अच्छे तरीके से हो रहे हैं। फिलहाल लौटूंगी, आपकी कुछ बातों को मैंने नोट किया है, उन पर आपसे सवाल जरूर होंगे, लेकिन अन्य पार्टियों से भी बात कर लेते हैं। लाल बहादुर जी, अब आप ही से पूछती हूँ, ये बीजेपी ने तो अपने सारा प्लान तैयार किया हुआ है, कांग्रेस कहाँ फंस रही है? क्यों नहीं कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो रहा है? पार्टी ऐसे क्यों नहीं विकल्प लेकर सामने आ रही है, ऐसे क्यों नहीं तरीके लेकर सामने आ रही है कि वो खुद को स्थानीय मुद्दों के साथ साथ ही स्थानीय जनता के सामने अपने आप को मजबूत साबित करे? ऐसा है मैडम, अभी मेरे भाई गौतम सरदाना जी ने सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई, और ये इनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, तो गिनानी ही चाहिए। पर वो जो जितनी भी इन्होंने विकास कार्यों के बारे में बताया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का हाल क्या है, धरातल पे वो कहाँ पे खड़े हैं, एक तो ये देखने वाली बात है। दूसरी, मेरे साथी गौतम सरदाना जी ने, हमारे महापौर हैं, बड़े ही ईमानदार हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर इनको देखा जाए ना तो बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार इन्होंने ज्वाइन की है, उसके बाद इनकी नैतिकता भी थोड़े से है ना धरातल से दूर हो गई है। अदरवाइज ये समाज में जुड़े रहते थे, सामाजिक मुद्दों को उठाते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी है कि भाई ये सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। अब मेरे भाई अभी एक उपलब्धि और भी गिनवाते हैं, लेकिन आज अखबारों की वो सुर्खियां बना हुआ है आज कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर कितने उद्घाटन किए गए, कितने हवन यज्ञ किए गए, और इतनी इन्होंने यहाँ जुमले छोड़े कि यहाँ हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और मजे की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि हिसार के एमपी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, उसने बाकायदा मंत्रालय से ये क्वेश्चन पूछा कि बताएं कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में क्या चल रहा है और ये प्रोजेक्ट कहाँ है और कब चालू होगा। उस पे हमारे हिसार के स्थानीय जो मंत्री हैं कमल गुप्ता जी का उसका बयान, आज मैं स्टेट पेज पे उसका बयान लगा हुआ है। हाँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई और इस जनता को भी हैरानी होगी इस बात को सुन करके। उन्होंने बयान दिया है कि बृजेंद्र सिंह एमपी को इस तरह के क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की पोल खुलती है। कितनी हैरानी की बात है कि एक मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का एमपी वो एक क्वेश्चन कर रहा है, उसने क्वेश्चन पूछा है मंत्रालय से, उसके लिए भी हमारे स्थानीय जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि क्यों उठाया उसने ऐसा क्वेश्चन, इससे सरकार की धज्जियां उड़ती है। कितनी हैरानी। दूसरी बात, अभी उपलब्धियां गिनाई, अभी हम देख रहे हैं, वो भी अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। शहर पूरा जानता है कि कैमरी रोड पे जो पुल बन रहा था वो धंसा हुआ है, वो रिश्वत की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि जो ऊपर तक सरकार में जो बैठे सरकार के नुमाइंदे, मैं मानती हूं उनको वो सारा चढ़ावा देना पड़ता है। मानती हूं कि आपके पास सारे मुद्दे, ठीक है, ये हालात है आज। लेकिन बावजूद उसके कैसे सत्ता में वापस लौट रही है ये बीजेपी? अगर ये कुछ काम ही नहीं कर रही है तो ये सत्ता में कैसे लौट रही है? कांग्रेस के पास ऐसा रोल मॉडल क्यों नहीं है कि वो वापस सत्ता में आएगी? ये जुमलों की सरकार है, ये जनता की नब्ज देखती है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जब ये यूं देखते हैं अभी ये जुमले छोड़ दो, बेचारी भोली भाली जनता इनके बहकावे में आती है और बाद में पछताती है। जब फिर ये कोई नया जुमला लेकर के आते हैं और फिर जनता का इसी तरह से ये लोगों के दिमाग पे एक ऐसी चढ़ाते हैं और बाद में फिर जनता पछताती है। अब आने वाला समय देखो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ 1 2 4 बार चलता है, लेकिन बार बार झूठ नहीं चलता, झूठ का पर्दाफाश होता है, जुमलों से सरकार नहीं चलती। ठीक है। आज आए दिन अगर हम देखें, क्राइम रेट अगर देखें, मैं बता दूं आपको
कि बिना धरने प्रदर्शन के कोई एफआईआर नहीं हो सकती। आज ये हालात है, और गलत एफआईआर सरकार के नुमाइंदों के कहने पे 1 मिनट में तुरंत हो जाती है। चलिए, कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए एक और पार्टी है हरियाणा के मैदान में, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से राजेंद्र सोरखी जी हमारे साथ है। राजेंद्र जी, कहाँ है आम आदमी पार्टी हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी केवल हरियाणा में ही नहीं, आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में एक जो है ना राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज होके पूरे देश के अंदर एक पहचान बना चुकी है। और ये आम आदमी पार्टी ही है जो सबसे पहले इतने कम समय में, यानी अपने गठन के केवल मात्र 10 साल के अंतराल में आज आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस के साथी से, आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस क्यों नहीं अपना जो है ना ग्रो कर पा रही, बार बार क्यों नहीं ग्रो कर पा रही। कांग्रेस पार्टी को तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह निगल चुकी है और निगलती जा रही है। ये तो तय हो चुका। अभी जो जिन प्रदेशों के जो चुनाव के नतीजे आए उन्होंने भी तय कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को तो आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह निगल चुकी है, खत्म हो चुकी है। अभी आने वाला समय जो बचा हुआ है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनके आज बीजेपी के सामने विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ी हुई है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ है? मेरा सवाल ये था। राष्ट्रीय पार्टी तो आपने कह दिया, हरियाणा में कहाँ है? राज्य की पार्टी कहाँ है? इसका जवाब दीजिए। नहीं, हरियाणा के अंदर हरियाणा का सिनेरियो कोई अलग से नहीं है। हरियाणा के अंदर रेगुलर आम आदमी पार्टी की सभाएं चल रही हैं, जोरदार रैलियां की जा चुकी हैं। और जब भी कोई ऐसा चुनाव आएगा तो आम आदमी पार्टी अपनी उसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित करती है और जोरदार तरीके से चुनाव लड़ती है। अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आदमपुर का ही चुनाव है। अभी आदमपुर का चुनाव एक बाई इलेक्शन था। हाँ। बाई इलेक्शन कोई मुद्दों के आधार पे नहीं होता कि एक सीट से ना तो कोई शिक्षा का परिवर्तन होना था, ना लोगों को बिजली पानी का परिवर्तन होना था, सबको मालूम था। लेकिन पहले तो आपकी पार्टी कह रही थी कि यहीं से हम दिखा देंगे कि हम कितने मजबूत हैं, और आज जब हार गए तो बोला कि बाई इलेक्शन से कुछ नहीं होता। नहीं, बाई मतलब मुकर जाते हो एक आप। बार पूरी बात सुनिए आप। बाई इलेक्शन से क्या होता है कि बाई इलेक्शन में आदमपुर की जनता, इवन सारा मीडिया जगत भी, सब लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी एक प्रेजेंस लोगों के बीच, हर पार्टी का जो है ना दायित्व होता है लोगों के बीच जाए। और आदमपुर के अंदर क्या माहौल बना, खुद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको अभी इस चुनाव में नहीं आना चाहिए था, 2024 में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 का पूरी तरह लोगों के अंदर ये माहौल बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मेहनत की आदमपुर के अंदर और हर घर तक जो पहुंच बनाई, वो आम आदमी पार्टी का सारा नतीजा वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा। चलिए, और एक बेहतरीन चीज है, और मैं आपको 2024 बताना में देखते हैं आम आदमी पार्टी कहाँ रहती है। एक क्या चीज और आप ये- एक मिनट सुन हाँ। लीजिए आप। अभी हाँ, देखो, जब कोई सूर्य उदय होता है उसका भी प्रकाश पहुंचने में टाइम लगता है। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी जो है ना एक मुद्दे आधारित राजनीति करने वाली पार्टी है। वो जात पात की नेताओं के नाम पे जो है ना राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। इसीलिए जो सूर्योदय हुआ है, यानी जो उदय हुआ है, वो उसका प्रकाश पहुंचने में अभी समय लगेगा, जो कि आपको 2024 के नतीजों में पूरी तरह देखने को मिलेगा। ठीक है। ये पीली पगड़ी आज पंजाब के इलेक्शन को भी याद दिला रही है। पीली पगड़ी से शुरू हुआ था वहां पे भी चुनाव प्रचार, और उसके बाद पीली पगड़ी ने जीत हासिल की थी। लेकिन देखना होगा पीली पगड़ी हरियाणा में कितना असर दिखा पाती है। फिलहाल गौतम जी, 2 पार्टियां यहाँ पर हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए गए हैं, और ये जो जाम की स्थिति है, सड़कों को लेकर जो आपके ऊपर लगातार सवाल उठते हैं, ये क्यों? जब आप बोल रही हैं कि एलिवेटेड रोड के लिए डीपीआर पास हो चुका है, काम चल रहा है, बावजूद उसके ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि सड़कों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अखबार के पहले पन्ने पर आपकी खामियां दिखाई जा रही हैं। देखिए, अभी हमारे बड़े भाई लाल बहादुर जी ने कैमरी रोड के पुल का आज मैंने ही पढ़ा, तो ये मत सोचें कि उसकी पेमेंट हो जाएगी, उसकी पूरी जांच होगी और जो भी दोषी है और जनता के जो पैसा है बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ये किसी ठेकेदार का कसूर है, ना कि सरकार का। तो इसका अभी जनता के लिए पुल खोला भी नहीं है। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होती, जब तक इसका पूरी तरह इसको ये मान के चलो आप कि इस पर जिसका भी कसूर है उसको सजा भी जरूर होगी। और
अभी दोनों भाइयों से आपने बात की तो आपकी इनके जवाबों से ही पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का तो अभी आपने आदमपुर में हाल देख ही लिया, और यही उम्मीदवार इनका कांग्रेस पार्टी से भी चुनाव लड़ा था। उस समय 12-13 हजार वोट आ गई थी, अब के 3 पे सिमट गया। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो इनकी खुद के ही कलह में इनका काम हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, इसका संकेत अभी अभी ताजा आदमपुर से भी मिला है। और जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अब ये 2 चुनाव पहले वाले गिना देंगे, मैं पहले ही बता दूं कि वहां भी हमने वोट की संख्या, इलाहाबाद में हमारे पहले कितने वोट आए तो वहां अब हमने वोट बढ़ाए, चाहे बड़ौदा थी वहां भी हमने वोट बढ़ाए। हमारी संख्या कहीं भी नहीं घटी, हम बढ़ते ही जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, और जनता का सहयोग पूर्ण रूप से माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास बढ़ता जा रहा है निरंतर, और तीसरी बार भी माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। जी ने पूछा था एयरपोर्ट वाला, उसका भी जरा जवाब दे दीजिए। जो एयरपोर्ट को लेकर इस सवाल उठ रहे हैं कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए कहा गया था। देखिए, वैसे तो शहर की सरकार का जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, रही केंद्र सरकार की जिम्मेवारी। हमारे सांसद ने सवाल उठाया है, तो सांसद जी ने क्या सोच के उठाया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी का भी, डिप्टी सीएम साहब का भी, सभी के बयान आ रहे हैं। तो मेरा तो निजी राय है कि ये जो एयरपोर्ट है, ये आप देखो लगातार वहां निरंतर काम चल रहा है, रनवे का भी काम चल रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी रह गई हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने खुद, जब मैं मेयर बना था, जब हम दोनों, हमारे को मिलवाया गया था प्रधानमंत्री जी से, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी ये कहा था कि जब मुझे मिलवाया कि हिसार एयरपोर्ट वाला शहर, तो माननीय मोदी जी इसमें पूरे, मुझे तो लगता है कि ये योजना सिरे जरूर चढ़ेगी, और ये एयरपोर्ट का जो हिसार का जो सपना है ये भी जरूर पूरा होगा, जिस पर काम भी चल रहा है। ठीक है लाल बहादुर जी, अगर मैं आपका एक, अभी आप जब बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के राजेंद्र जी, तब आप कह रहे थे कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। अगर असरुद्दीन ओवैसी आते हैं तो भी कांग्रेस कहती है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। जब भी कोई तीसरी पार्टी आती है तो कांग्रेस का ये कहना होता है ये बीजेपी की बी टीम है। ये क्यों? और ठीक है, वो बीजेपी की बी टीम है, तो कांग्रेस की भी बी टीम कोई होगी? ऐसा है, मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि हमारा बड़ा जनाधार है और ये बी टीम नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा, आदमपुर का अभी इलेक्शन हुआ, उसमें इनके कैंडिडेट थे सत्येंद्र जी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे, नहीं टीवी पे इंटरव्यू दिया कि कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा नेता जो पहले दादा से आ रहा, फिर बेटे से आ रहा, अब पोते से हारेगा। हाँ। मतलब 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के उम्मीदवार को उसने ये कह के हरवा दिया, देखो एक रिकॉर्ड बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरासर उन्होंने ये कह दिया कि आप बीजेपी को वोट दो। ये रिकॉर्ड की बात है। मेरे भाई बैठे हैं अभी यहाँ, सोरकी जी बता दे इस बात का जवाब। उनका, इनके कैंडिडेट का अगर ये स्टेटमेंट ना आया हो तो मैं तुरंत अपने वोट वापस ले लूंगा। बात रही दूसरी विकास की, हम देख रहे हैं अभी यहाँ घोड़ा फार्म रोड के ऊपर कितने महीने से गड्ढा बना हुआ है। रोज जागरण अखबार ने उसके ऊपर अभियान चलाया, आज तक वो गड्ढा ठीक नहीं हुआ। लोगों को इतना, उसमें इवन क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, एफआईआर नहीं हुई। मेरे को अखबार वालों ने पूछा इससे कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है? मैंने कहा यस, इसमें आईपीसी का ऑफेंस बनता है। मुकदमा दर्ज कौन करे? सरकार के खिलाफ मुकदमा किसके खिलाफ कौन दर्ज करे? ये देख लीजिए आप घटना, यहाँ सड़कों पे बैठे हैं लोग, आर्यनगर में 13 साल की बच्ची से रेप हुआ और उनको कैंडल मार्च, हजारों की संख्या में महिलाएं, नाम को बोलते हैं बीजेपी की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक एफआईआर कराने के लिए 376 पॉक्सो एक्ट और 302 ऐड कराने के लिए उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। उसके बाद वो ऐड होती है, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं खुलासा करती? एक परिवार, लेकिन एक ये पीड़ित तो परिवार ये सारी पार्टियों का हाल है। राजस्थान में आपकी पार्टी है ना, क्राइम रेट सबसे ज्यादा वहां का है। ये हर पार्टी का हाल है कि महिलाएं किस प्रदेश में कितनी सुरक्षित है। ये आंकड़े जब सामने आते हैं तो हर पार्टी का हाल बताती है। राजस्थान भी आप जानते हैं, मैं हरियाणा भी जानती हूँ, मैं राजस्थान भी जानती हूँ, वहां पर भी किस तरीके का रेट है वो नजर आ रहा है। ये बात अगर आप ये ना कहें कि हरियाणा में क्राइम ज्यादा है और राजस्थान में कम है तो नहीं हो सकता। वहां पर आपकी पार्टी है,
सत्ता में है। खैर मैं आपके पास लौटती हूँ, समय थोड़ा कम है, राजेंद्र जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, ये बी टीम वाला आरोप कब हटेगा आपके पास? अभी तो ये सीधे कह दे रहे हैं कि अगर आदमपुर में बीजेपी जीती है तो आम आदमी पार्टी की वजह से। देखिए, ये सरासर जो है ना गलत कहना है। मैं सबसे पहले तो भाई गौतम सरदाना जी जो बात कर रहे थे कि आदमपुर चुनाव में इतने वोट आए, मैं इनको बताना चाहूँगा कि आदमपुर चुनाव के बाद जो जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के रिजल्ट ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जोरदार एंट्री मिली है और बीजेपी से बहुत कुछ ना कुछ जो है ना आम आदमी पार्टी के करीब जो बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पे जो है पार्षद जीत मिली है और बहुत जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा में खड़ी हुई है। दूसरी, जहां तक बात बी टीम की है, बी टीम में आप एक चीज अंदाजा लगा लीजिए। अब जैसे आप मीडिया चैनल हो, अगर मैं कहूँ आप बीजेपी का पक्ष लेती हैं और बीजेपी वाला कहे आपको कांग्रेस का पक्ष ले रही हैं, कांग्रेस वाला कहे आप आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो। यही हाल आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जो है ना कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम बीजेपी की बी टीम है। इसलिए आम आदमी पार्टी जनता की टीम है, जनता के लिए काम करती है और आम आदमी पार्टी का जनता के अलावा और किसी पार्टी से कोई जो है कोई किसी टीम का कोई मतलब नहीं बनता और ये पूरी तरह से निराधार आरोप है और इनमें कोई दम नहीं है। चलिए ठीक है, ये आरोप निराधार है, बी टीम नहीं है आप, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखना ये होगा इन स्थानीय मुद्दों को उठाने के बाद आप अभी आने वाली लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में कितना असर डालते हैं, उसके बाद इन बातों पर सहमति बन जाएगी कि ये राष्ट्रीय पार्टी कितने राज्यों में अपने आप को स्थापित कर पाती है। गौतम जी से अंतिम सवाल रहेगा। गौतम जी, बहुत सारे मुद्दे, एक जानवरों वाला मुद्दा भी है, आवारा पशुओं को लेकर जो हाईवे पर हम देखने को मिलता है। अभी भी मैं जब आ रही थी ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिले थे, इसको लेकर भी एक समाधान की जरूरत है अभी। देखिए, इस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये पूरे देश की ही समस्या बन चुकी है और हिसार में तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 50 एकड़ जमीन हमें जो है गौशाला बनाने के लिए दी हुई है। नगर निगम हिसार ने वो बनाकर दिखाई है और उस पर काम चल रहा है। जो 2 गाड़ियां हमने पशु पकड़ने के लिए खरीदी हैं और डेली 50 के लगभग पशु उस गौशाला में पचाए जा रहे हैं और शहर वासियों ने एक संस्था बनाकर हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जहां पर नगर निगम और सामाजिक संस्थाएं मिलकर चारे की व्यवस्था कर रही हैं और लगभग आज के दिन भी वहां 3000 के लगभग पशु हैं और निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है और लगभग 7 से 8 हज़ार की कैपेसिटी की गौशाला है वो। तो इस पर हमारा काम चल रहा है और आगे भी मैंने भी एक सुझाव भेजा है कि प्रत्येक ये जब भी पूरे हरियाणा से जब ये समस्या खत्म हो सकती है जब इसमें गांव स्तर पर भी काम शुरू हो और प्रत्येक 10 गांव पर ऐसी गौशालाएं जैसे हिसार में बनाई हैं बन जाए और सभी सरपंच वगैरह सभी जिला परिषद की जो कमेटियां हैं सभी जो है इस काम में लगें तो मुझे लगता है कि इसका जो समाधान है वो हरियाणा सरकार तो बहुत कर ही देगी। बेहतरीन, अगर इसी तरीके से कार्य होता रहा जिस तरीके से आपने अपना मैप तैयार किया हुआ है तो ये बहुत अच्छा होगा कि हिसार का विकास होगा और जो आरोप आप पर भ्रष्टाचार और तमाम लग रही हैं उन तमाम आरोपों पर विराम लगेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद। सेशन में बस समय अंतिम हो गया है, लास्ट सवाल इसीलिए मैंने कहा था सर अभी बहुत सारे गेस्ट। भ्रष्टाचार का मैं जवाब दे चुका हूँ और जवाब क्या देंगे? मैं बता रहा हूँ, बरवाड़ा में है ना सीरियस समस्या के रिगार्डिंग मुख्यमंत्री जी ने 2 बार रैलियां की और वहाँ उन्होंने कहा कि भैया आपकी समस्या सोल्व हो जाए। सर ये टेलीविजन पर तो आप बातें रख रहे हैं, आप जाइए ना ग्राउंड जीरो पर और करिए, प्रदर्शन करिए और अपनी आवाज उठाइए। वहाँ पे ना हाँ करोड़ों रुपए का एफआईआर दर्ज हो चुकी है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही क्योंकि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। अच्छा, ये रिश्वत की बात करें ना, वो रिश्वत के रिगार्डिंग रिश्वत खाई इस वजह से ना करोड़ों रुपए का घोटाला, रक्षक भक्षक बने हुए हैं। रिश्वत के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी ने मैं कहता हूँ कमाल ही कर दिया। आप छोटे से काम कराने के लिए भी आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं तब जाके कोई काम होता है। नहीं, ये बहुत बेहतरीन है कि आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं लेकिन बावजूद के ये नीचे ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटते हैं। Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorkhi Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed,
वेन्यू पार्टनर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। प्रिंट पार्टनर आज समाज। डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com।